हेलो एवरीवन, वेलकम टू द लास्ट वन शॉट ऑफ टैक्सेशन सीरीज। आप लोगों का टैक्स का लास्ट वन शॉट में आप लोगों का स्वागत है। और आज अभी हम लोग करने वाले हैं टैक्स के थियरी। दोस्तों, टैक्स का थियरी आप इग्नोर नहीं कर सकते बिकॉज 20 से 25 मार्क्स आने का चांसेस है। इस बार मैंने क्या किया है, सारा का सारा थियरी को कंपाइल करके एक ही जगह मैंने डाल दिया है। अब आओ एक एक बार करके समझ लेते हैं, उसको आप रीड करना। और थियरी को भैया आप ओन वर्ड में, एकदम ओन वर्ड में लिख सकते हो, लव लेटर की तरह लिखना, ठीक है। ओन वर्ड में रट्टाफिकेशन करने की कोई जरूरत नहीं है, एक बार जस्ट पढ़ लेना, ओन वर्ड में जाके लिख के आ जाना, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोगों को मिलेगा टैक्स में, अगर ओन वर्ड में भी लिखते हो फिर भी चलता है। तो बेटा, हम लोग अभी करने वाले हैं टैक्स का थियरी सजेशंस। आप लोग प्लीज लाइक कर दो। और आज का लाइक टारगेट है 500 लाइक। जल्दी से लाइक करो बेटा, जल्दी से लाइक करो, क्योंकि हम लोग का प्रैक्टिकल का सारा चैप्टर्स हो गया, बस थियरी का चैप्टर बाकी है। तो थियरी एक बार पढ़ लेते हैं, हो जाएगा। थियरी एक बार पढ़ लेते हैं, हो जाएगा। और कमेंट तो पक्का से पक्का करना। सबसे पहला थियरी हम लोग पढ़ेंगे, क्लबिंग ऑफ रेमुनरेशन ऑफ स्पाउस। एक मिनट गाइस। सबसे पहला हम लोग थियरी पढ़ने जा रहे हैं, क्लबिंग ऑफ रेमुनरेशन ऑफ स्पाउस। इसका मतलब, अगर आप एक कंपनी में, सुनिए, आप एक कंपनी के मालिक हो। आप एक कंपनी के मालिक हो, मालिक मतलब उस कंपनी में आपका 20% से ज्यादा स्टेक है। मान लो कि आपका एक कंपनी है, उस कंपनी में आप मालिक हो, मतलब 20% से ज्यादा स्टेक है। आप उस कंपनी में सब्सटेंशियल स्टेक रखते हो। और उसी कंपनी में मान लो अपना वाइफ को एज ए सैलरीड पर्सन तुमने रखा है। और वाइफ है एकदम गोपी गवार जैसे, गोपी गवार। वाइफ का कोई भी क्वालिफिकेशन नहीं है, लेकिन आपका कंपनी है, आप मालिक हो उस कंपनी में, इसीलिए अपनी वाइफ को रखे हो आप। तो बेटा, आपकी वाइफ की जो इनकम होगी ना, वो आपकी इनकम में क्लब हो जाएगी। आपकी वाइफ का जो इनकम होगा, आपकी वाइफ का जो टैक्स होगा, वो आप दोगे। आपकी वाइफ का जो इनकम होगा ना, वो आपकी इनकम में क्लब हो जाएगी। वापस बताता हूं, सुनो। क्लबिंग ऑफ रेमुनरेशन ऑफ स्पाउस क्या बोलता है, सुनो। कि अगर आप एक कंपनी में सब्सटेंशियल स्टेक रखते हो, सब्सटेंशियल स्टेक मतलब 20% से ज्यादा, अगर मान लो एक कंपनी में आप शेयर रख रहे हो, मतलब एक कंपनी का मालिक हो। एक कंपनी में अगर 20% से ज्यादा आपका शेयर है, उसी कंपनी में आपने भैया तिगरम लगा के अपनी वाइफ को ज्वाइन करवा दिया, अपनी पत्नी को ज्वाइन करवा दिया। और आपकी पत्नी गोपी गवार जैसे, मतलब कोई भी क्वालिफिकेशन नहीं है, फिर भी उसको आपके सोर्स के, आपके बलबूते के ऊपर उसको आपने ज्वाइन करवा दिया। ठीक है, ठीक है। तो फिर क्या होगा, अगर ऐसा हुआ, अगर आपकी हस्बैंड या आपके वाइफ यानी आपके स्पाउस अगर गवार है, और आपने सब्सटेंशियल इंटरेस्ट के चलते आपने उनको ज्वाइन करवा दिया अपने ऑफिस में, अपने बिजनेस में, तो दोस्तों उसका जो इनकम होगा, उसका जो इनकम होगा वो आपके इनकम में क्लब हो जाएगा। उसका जो इनकम होगा वो आपके स्पाउस के इनकम में क्लब हो जाएगा। ठीक है, उसका उसका जो इनकम होगा वो आपके इनकम में क्लब हो जाएगा। यहां पे वही लिखा हुआ है, देखिए। सेक्शन 64(1)(4) deals with the clubbing of income when a spouse receives remuneration from a concern in which other spouse has a substantial interest। यानी यहां पे बोला है, मान लो कि वाइफ एक जगह पे काम कर रही है, और उसका पति का उस जगह पे ही बहुत ज्यादा स्टेक है। मतलब एक जगह पे आप 20% से ज्यादा शेयर लेके रखे हो, उसी जगह आपका वाइफ या आपका हस्बैंड काम कर रहा है मान लीजिए। और आपके वाइफ को आपके सोर्स के वजह से उन उन नौकरी वोकरी मिली है, आपका स्टेक है, आपका शेयर है, इसीलिए आपका वाइफ वहां पे काम कर रही है। तो दोस्तों, उसका जो इनकम होगा ना, वो आपके इनकम में क्लब हो जाएगा। उसका जो इनकम होगा आपके इनकम में क्लब हो जाएगा। अच्छा भैया, रेमनरेशन मतलब क्या होता है? रेमनरेशन मतलब होता है सैलरी या कमीशन या फीस, जो कुछ भी आपका वाइफ का मिलता होगा, वो आपके इनकम में क्लब हो जाएगा। मतलब अपनी वाइफ का भी टैक्स तुम भरेगा, अपनी वाइफ का भी टैक्स तुम भरेगा। तुम्हारा सोर्स से तुम्हारा वाइफ काम कर रहा है ना, तुम भरेगा तुम्हारा वाइफ का टैक्स। सीधा सा बात है, ये बोलता है, ये क्लॉज ये बोलता है। ठीक है। तो क्लबिंग ऑफ रेमुनरेशन ऑफ स्पाउस मतलब कि अगर आपकी पत्नी आपके शेयर वाले कंपनीज में काम कर रही है, आपके तिगरम, आपके सोर्स से आपने अपनी पत्नी को इंक्लूड करा दिया उस कंपनी में, और आपकी पत्नी गोपी गवार है, उसका कोई प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन नहीं है, तो बेटा उसका जो इनकम है, उसको जो बोनस मिलेगा, सैलरी मिलेगा, कमीशन मिलेगा, फीस मिलेगा, वो आपके इनकम में क्लब हो जाएगा। उसका टैक्स, इसका मतलब आप दोगे।
उसका टैक्स आप दोगे, हस्बैंड का टैक्स वाइफ देगी या वाइफ का टैक्स हस्बैंड देगा। ठीक है, क्लियर है। एंड द इनकम मस्ट बी रिसीव्ड बाय द स्पाउस विदाउट टेक्निकल और प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन। सुनो, अगर तुम्हारा पत्नी अगर तुम्हारा पत्नी उसी कंपनी में सीए, सीएस, सीएमए है, उसे उसकी स्किल्स के ऊपर जॉब मिला है। अगर मान लो आपकी पत्नी सीए, सीएस, सीएमए है या कोई प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन करके उसके स्किल्स के ऊपर वो जॉब पाई है, तब ये अप्लाई नहीं होता, तब ये क्लबिंग अप्लाई नहीं होता, तब ये क्लबिंग अप्लाई नहीं होता। ठीक है। एंड द अदर स्पाउस मस्ट हैव सब्सटेंशियल इंटरेस्ट, मतलब दूसरे स्पाउस का एक सब्सटेंशियल इंटरेस्ट रहना चाहिए, मतलब 20% से ज्यादा स्टेक रहना चाहिए। 20% से ज्यादा स्टेक रहना चाहिए कंपनी में, तभी ये अप्लाई होगा, तभी ये क्लबिंग वाला प्रोविजन अप्लाई होगा। ठीक है, क्लियर है। एंड द एंटायर इनकम अर्नड बाय द स्पाउस इज क्लब्ड विद द इनकम ऑफ स्पाउस हैविंग सब्सटेंशियल इंटरेस्ट इफ द स्पाउस इज टेक्निकली और प्रोफेशनली क्वालिफाइड। अगर मान लो कि तुम्हारा पति या तुम्हारा पत्नी गोपी गवार नहीं है, वो गवार नहीं है, मान लो वो अपने बलबूते पे वो कुर्सी हासिल किया है, तब ये क्लबिंग अप्लाई नहीं होगा, तब उसका जो सैलरी है वो आप में क्लब नहीं होगा, वो आप में क्लब नहीं होगा। ठीक है, समझ समझ गए। तो सबसे पहला स्पाउस का भैया सब्सटेंशियल इंटरेस्ट रहना चाहिए। फिर दूसरा कि दूसरे एंड का जो स्पाउस है उसका प्रोफेशनल या टेक्निकल क्वालिफिकेशंस नहीं होना चाहिए, फिर ही जाके क्लब होगा। ठीक है। अगर वो सीए, सीएस, सीएमए है या फिर उसका कोई प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है या फिर उसका ऐसा कोई प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है जो अपने बलबूते पे वो जॉब ली है, तब जाके क्लबिंग प्रोविजन अप्लाई नहीं करेगा, तब जाके क्लबिंग प्रोविजन अप्लाई नहीं करेगा। मतलब यहां पे बात यह आती है कि पति या पत्नी एक कंपनी में 20% से ज्यादा शेयर होल्ड करता है। ठीक है। और पति या पत्नी अपने स्पाउस को सोर्स से इंटर करवा दिया, उसका कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, फिर भी वो उधर सैलरी वैलरी कमाती है, फिर जाके फिर जाके दूसरे दूसरे पार्टनर के इनकम में क्लब हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है, क्लियर है। चलिए आगे, अब आगे देखिए, क्लबिंग ऑफ इनकम ऑफ माइनर चाइल्ड। अगर आपका बच्चा अगर आपका बच्चा 18 साल से कम है, 18 साल से कम है, 18 साल से नीचे का बच्चा है, कोई माइनर चाइल्ड है, तो वो कोई भी इनकम कमाता है, लॉटरी इनकम कमाता है या कहीं से भी पैसा लाता है। मान लीजिए लॉटरी इनकम कमाया, आपका बच्चा मान लीजिए 16 साल का है और मान लीजिए लॉटरी इनकम कमाया। ठीक है। मान लीजिए इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस का वो इंटरेस्ट कमाया, इंटरेस्ट। तो वो कोई भी इनकम जो होता है ना, इनकम जो होता है ना, उसके पेरेंट के इनकम में क्लब हो जाता है। ठीक है। तो सेक्शन 64(1)(a मैंडेट्स द इनकम ऑफ ए माइनर चाइल्ड। यहां पे ये बोल रहा है कि अगर कोई छोटा सा बच्चा है, अगर वो भी एक इनकम जनरेट कर रहा है, चाहे वो लॉटरी इनकम कमा रहा है या इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, कोई भी इनकम वो जनरेट कर रहा है, तो वो उनके पेरेंट के इनकम में क्लब हो जाएगा। अब आप बोलोगे भैया कौन से पेरेंट, मदर या फादर? तो जिसका ज्यादा सैलरी रहेगा, मदर या फादर में जिसका ज्यादा सैलरी रहेगा उसके इनकम में क्लब हो जाएगा, जिसका ज्यादा तनख्वाह रहेगा उसके इनकम में क्लब हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। अच्छा, इसका कुछ एक्सेप्शन है। इनकम अर्नड बाय माइनर ड्यू टू मैनुअल वर्क। अगर मान लीजिए वो जो 18 साल का, वो जो 17 साल का, 16 साल का जो बच्चा है, वो कोई मैनुअल वर्क से कमा रहा है, या वो अपने स्किल्स टैलेंट, मान लीजिए गाता है, वो सिंगिंग विंगिंग करता है या डांस वांस करता है, डांस वांस दिखाता है, तो फिर वो इनकम उसी के हेड में होगा, तो ये क्लबिंग प्रोविजन अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, ये सब एक्सेप्शंस है, क्लबिंग प्रोविजन उस केस में अप्लाई नहीं होगा। क्लबिंग प्रोविजन जो है उस केस में अप्लाई नहीं होगा जिस केस में वो बच्चा अपने टैलेंट से कमा रहा है, वो बच्चा डांस कर रहा है, सिंगिंग कर रहा है, स्किल टैलेंट एंड स्पेशलाइज्ड नॉलेज, मैनुअल वर्क, अगर ये सब कर रहा है। अगर वो अगर वो 80 यू के अंदर आता है, अगर वो 80 यू के अंदर डिसेबल्ड है, तो उसका इनकम वो क्लब नहीं होगा। ठीक है, ठीक है, क्लियर है। अच्छा, टैक्स ट्रीटमेंट इसका क्या होगा? उसका जो माँ बाप है, माँ बाप ये 1500 पर चाइल्ड वो क्लेम कर सकता है, एग्जाम्पशन क्लेम कर सकता है 1500 पर चाइल्ड अपने माइनर सन्स के लिए या अपने माइनर डॉटर के लिए। वो एग्जाम्पशन क्लेम कर सकता है 1500 पर चाइल्ड, हर बच्चे पर 1500 करके एग्जाम्पशन मिलेगा। ठीक है। तो पेरेंट कैन क्लेम एन एग्जाम्पशन ऑफ 1500 पर चाइल्ड अंडर अंडर सेक्शन ये 10 क्लॉज ये 32। ठीक है,
इफ बोथ पेरेंट्स आर अलाइव, मतलब अगर मान लो पापा भी जिंदा है और मम्मी भी जिंदा है, तो जिसका इनकम ज्यादा होगा, जिसका इनकम ज्यादा होगा उसी की इनकम में क्लब होगा, उसी की इनकम में क्लब होगा। मान लीजिए मम्मी का इनकम है 1 लाख और पापा कमाते हैं 50,000, तो जिसका इनकम ज्यादा है उसी के इनकम में क्लब होगा। अच्छा, अगर मान लीजिए एक पेरेंट मर चुके हैं, एक पेरेंट है, अगर मान लीजिए वो चाइल्ड सिंगल चाइल्ड है, सिंगल सिंगल पेरेंट चाइल्ड है, तो जो जो जीता रहेगा ना, या तो मम्मी या तो पापा, उसके इनकम में क्लब होगा। ठीक है, उसके इनकम में क्लब होगा। क्लियर है बाबू? ठीक है, तो भैया माइनर कौन होता है? एक इंडिविजुअल जो 18 साल से कम हो। एग्जाम्शन क्या है? एग्जाम्शन मिलता है 1500 पर चाइल्ड का। ठीक है, तो माइनर का जो भी इनकम है, माइनर जो भी इनकम कमाता है, एक्सेप्शन है स्किल टैलेंट वाला इनकम, माइनर जो भी इनकम कमाता है वो इनकम उसके पेरेंट्स में क्लब हो जाता है। सर कौन सा पेरेंट, मदर या फादर? जिसका ज्यादा सैलरी रहेगा। अगर दोनों जीता रहेगा और दोनों कमाता रहेगा, जिसका ज्यादा सैलरी रहेगा उसका सैलरी में क्लब हो जाएगा। अगर वो सिंगल सिंगल पेरेंट चाइल्ड है तो जो पेरेंट उसका जिंदा रहेगा उसके इनकम में क्लब होगा। बात समझ में आई? ठीक है, तो ये दो प्रोविजन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्लबिंग ऑफ रेम्युनरेशन ऑफ स्पाउस और दूसरा क्लबिंग इनकम ऑफ माइनर चाइल्ड। कि अगर आपके पत्नी, सुनिए वापस से समझा रहा हूं, सुनिए वापस से समझा रहा हूं, वापस से मैं नहीं समझाता लेकिन वापस से समझा रहा हूं, सुनिए। अगर आपकी पत्नी या पति कोई ऐसा कंपनी में काम कर रहा है जिस कंपनी में आप 20% या उससे ज्यादा शेयर रखते हो, जिस कंपनी में 20% या उससे ज्यादा आप शेयर रखते हो, उस कंपनी में आपकी स्पाउस, स्पाउस मतलब हस्बैंड या वाइफ, उसको आप काम पे लगा दिए, सोर्स से जुगाड़ से उसको आप काम पे लगा दिए कि तू मेरी पत्नी है या तू मेरा पति है, तो आजा इस कंपनी में काम कर ले, ये कंपनी तो अपना है, ये कंपनी तो अपना है। उसके अंदर कोई स्किल्स नहीं है, टैलेंट नहीं है, गवार है वो, गवार। लेकिन फिर भी स्किल्स ना रहते हुए भी या टैलेंट ना रहते हुए भी उस पोजीशन में आपने बिठा दिया, और अपने सोर्स के बलबूते पे अपने पति या पत्नी को अगर आप काम करवाते हो, तो उसका जो इनकम होगा ना वो आप में क्लब हो जाएगा, उसका जो इनकम होगा वो आप में क्लब हो जाएगा। लेकिन अगर वो सीए सीएस सीएमए निकले, अगर वो प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन वाली निकले, अगर वो अपने बलबूते पे आई है, तो उस केस में क्लबिंग प्रोविजन अप्लाई नहीं होगा, उस केस में क्लबिंग प्रोविजन अप्लाई नहीं होगा। अच्छा, दूसरा दूसरा हम पर है कि क्लबिंग ऑफ इनकम ऑफ माइनर चाइल्ड। अगर 18 साल से कम वाला बच्चा है, मान लीजिए 17 साल का बच्चा है, 16 साल का बच्चा है, अगर वो लॉटरी लॉटरी खेल रहा है, लॉटरी में कमाया, या अगर वो ड्रीम 11 पे पैसा लगाया, लॉटरी कमाया, ड्रीम 11 में कमाया, मान लीजिए उसको इंटरेस्ट मिला, बैंक बैंक से इंटरेस्ट मिला, तो अगर वो ये सब काम करता है और अगर उसका अर्निंग होता है, छोटा छोटा बच्चा का अगर अर्निंग हो रहा है, तो वो उसके पेरेंट्स के इनकम में क्लब होगा, वो माइनर चाइल्ड के पेरेंट्स के इनकम में क्लब होगा। लेकिन एक्सेप्ट कि वो मैनुअल काम नहीं कर रहा है, स्किल टैलेंट या स्पेशलाइज्ड नॉलेज वाला काम नहीं है, स्किल टैलेंट या स्पेशलाइज्ड नॉलेज वाला काम है, तो फिर तो उसी के इनकम में क्लब होगा। लेकिन अगर वो लॉटरी वॉटरी खेल रहा है, अगर वो बैंक वैंक से इंटरेस्ट कमा रहा है, कुछ भी अर्न कर रहा है, तो उसके उसके पेरेंट्स के इनकम में क्लब होगा। तो आप बोलोगे कि भैया कौन सा पेरेंट, मम्मी या पापा? तो जिसका भी इनकम ज्यादा रहेगा, अगर वो सिंगल चाइल्ड है, अगर वो सिंगल सिंगल पेरेंट है उसका, तो जो उसका सिंगल पेरेंट बचा हुआ है उसके इनकम में क्लब होगा। ठीक है, क्लियर? उसको 1500 का एग्जाम्शन भी मिलेगा, मतलब ये पेरेंट्स को एग्जाम्शन भी मिलेगा 1500 का उसके नाम पे, सेक्शन 10 क्लॉज 32 से। ये सब लिख दीजिएगा, ये सब लिख दीजिएगा, लिखने पर मार्क्स मिलता है ये सब। ठीक है, ये सब भी समझा दीजिएगा कि मतलब ये माइनर मतलब 18 साल से ऊपर वाला बच्चा 1500 से ज्यादा क्लेम मिलेगा, ये सब सब अच्छे से लिख दीजिएगा, अच्छे से नीट एंड क्लीन करके लिख दीजिएगा। ठीक है, अब बात करेंगे कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ लॉसेस। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले तो ये होता है यहाँ पे इंट्रा हेड सेट ऑफ। इंट्रा हेड सेट ऑफ मतलब सेम हेड में सेट ऑफ करो। सबसे पहले भैया सेम हेड में सेट ऑफ करते हैं हम लोग। अगर मान लीजिए बिजनेस ए का लॉस है और बिजनेस बी का प्रॉफिट है, तो सेम हेड में पहले पहले हम लोग सेट ऑफ करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, बिजनेस ए का लॉस है, बिजनेस बी में प्रॉफिट है, तो पहले पहले हम लोग सेम हेड में सेट ऑफ करेंगे। उसके बाद अगर सेम हेड में नहीं हुआ, फिर हम लोग इंटर हेड का सहारा लेंगे। तो सबसे पहले होता है सेक्शन 70 में इंट्रा हेड सेट ऑफ, दूसरा होता है इंटर हेड सेट ऑफ, और तीसरा होता है कैरी फॉरवर्ड ऑफ कैपिटल लॉसेस।
अगर इंटर हेड में भी लॉस सेट ऑफ नहीं हुआ फिर क्या करते हैं, फिर हम लोग कैरी फॉरवर्ड करते हैं। सबसे पहले इंट्रा हेड करते हैं, सेम हेड में सेट ऑफ करते हैं, उसके बाद दूसरे हेड में सेट ऑफ करते हैं, फिर भी लॉस सेट ऑफ नहीं हुआ तो नेक्स्ट ईयर के लिए हम लोग क्या करते हैं, कैरी फॉरवर्ड करते हैं, कैरी फॉरवर्ड करते हैं। तो इंट्रा हेड सेट ऑफ क्या है, इसमें सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट देखिए, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस जो है कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट एनी कैपिटल गेन। मतलब शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस जो है वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से भी सेट ऑफ हो जाएगा एंड शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से भी सेट ऑफ हो जाएगा। ठीक है, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस अगर रहेगा वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से भी सेट ऑफ हो जाएगा और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से भी सेट ऑफ हो जाएगा। अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है तो वो सिर्फ, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस है तो वो सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से ही सेट ऑफ होगा। अगर बेटा लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस है तो वो सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से ही सेट ऑफ होगा। स्पेक्युलेटिव बिजनेस का लॉस है तो वो स्पेक्युलेटिव बिजनेस से ही सेट ऑफ होगा। स्पेसिफाइड बिजनेस का लॉस है तो वो सिर्फ स्पेसिफाइड बिजनेस के प्रॉफिट से ही सेट ऑफ होगा। ये सब भी लिख दीजिएगा, ये सब भी लिख दीजिएगा, मार्क्स मिलेगा, पूरा भर भर के मार्क्स मिलेगा। जो सब प्रैक्टिकल सीखे हो ना वो सब लिख दीजिएगा। फिर इंटर हेड सेट ऑफ क्या होता है, जब आप सेम हेड का सेट ऑफ कर लेते हो और सेम हेड का सेट ऑफ में भी लॉस सेट ऑफ नहीं होता है, फिर आप इंटर हेड सेट ऑफ के लिए बढ़ते हो। ठीक है, तो कैपिटल लॉस कैनॉट बी सेट ऑफ अगेंस्ट इनकम फ्रॉम अदर हेड, सैलरी, बिजनेस, कमीशन। तो ये कैपिटल लॉस जो होता है ना वो सेट ऑफ नहीं होता है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो होता है नॉर्मली, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस जो होता है वो मतलब कि नेक्स्ट ईयर के लिए मूव करता है। ठीक है, और कैरी फॉरवर्ड क्या होता है, कैरी फॉरवर्ड तो अनअब्सॉर्ब्ड कैपिटल लॉसेस जो होता है वो 8 असेसमेंट ईयर के लिए हम लोग ये कैरी फॉरवर्ड करते हैं। ऑलरेडी हम क्लास में समझाए हैं इसको, कैरी फॉरवर्ड में समझाए, सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड में समझाए कि अनअब्सॉर्ब्ड कैपिटल लॉसेस जो होता है वो 8 असेसमेंट ईयर के लिए कैरी फॉरवर्ड होता है एंड कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट एनी कैपिटल गेन इन फ्यूचर ईयर एंड लॉस्ट मस्ट बी डिक्लेयर इन द इनकम टैक्स रिटर्न फाइल विद द ड्यू डेट। तो ये सब आराम से पढ़ लीजिएगा, आराम से पढ़ लीजिएगा। ये सब तो भैया सेटअप एंड कैरी फॉरवर्ड में करवाए हैं, ये सब तो सेटअप एंड कैरी फॉरवर्ड में करवाए हैं, अपने अपने से बन लिख दीजिएगा अपने से। ठीक है, अब देखिए इनकम टैक्स स्लैब रेट्स, सुनिए ओल्ड वर्सेस न्यू ये आ सकता है। ओल्ड स्लैब रेट क्या है और न्यू स्लैब रेट क्या है। हालांकि आपको क्वेश्चन आए तो ओल्ड के हिसाब से ही करना है। सुनिए वापस बोल दे रहे हैं, क्वेश्चन अगर आए तो ओल्ड रिजाइम के हिसाब से ही करना है, न्यू रिजाइम के हिसाब से नहीं करना है। लेकिन फिर भी ये थियरी में पूछ सकता है। तो ओल्ड टैक्स रेट जो है 0 से 2.5 लाख तक आपको कोई टैक्स नहीं लगता, 2.5 से 5 लाख तक आपको 5% लगता है, फिर 5 से 10 लाख तक आपको 20% का टैक्स लगता है, अबव 10 लाख आपको 30% का टैक्स लगता है। इतना आपको क्लियर है, ये सब तो किए हो ना कि 2.5 लाख तक कोई टैक्स नहीं लगता, 2.5 से 5 लाख फिर 5%, फिर 5 से 10 लाख 20%, अबव अबव 10 लाख फिर 30% ये सब तो किए हो। न्यू टैक्स रिजाइम क्या है, न्यू टैक्स रिजाइम देखो, न्यू टैक्स रिजाइम एक बार आप पढ़ के चले जाना। ठीक है, वापस बोल रहा हूं, एक बार आप पढ़ के चले जाना। देखो 0 से 3 लाख अगर आपका इनकम है तो कोई टैक्स नहीं लगेगा, फिर 3 से 6 लाख अगर आपका इनकम है तो 5% का टैक्स लगेगा, 6 से 9 लाख आपका इनकम है तो 10% का टैक्स लगेगा, 9 से 12 लाख इनकम है तो आपका 15% का टैक्स लगेगा, फिर 12 से 15 लाख का इनकम है तो 20% और अबव 15 लाख है तो 30%। ठीक है, ये क्या है न्यू टैक्स डिजाइन। 0 से 3 लाख कोई टैक्स नहीं लगेगा, फिर 3 से 6 लाख आपका 5% न्यू टैक्स डिजाइन है। लेकिन आपको फॉलो ये करना है, फॉलो ये करना है, लेकिन इसको बस पढ़ के चले जाना। ठीक है, फिर 3 से 6 लाख आपका 5%, फिर 6 से 9 लाख आपका 10%, 9 से 12 लाख 15%, 12 से 15 लाख 20%, अबव 15 लाख फिर 30%। सिंपल सा बात है, क्लियर है, क्लियर है। यहाँ पे ज्यादा डिडक्शन नहीं मिलता, जो न्यू टैक्स रिजाइम आया ना वो ज्यादा डिडक्शन नहीं देता, जैसे एनपीएस एनपीएस का, एनपीएस एम्प्लॉयर एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू ईपीएफ स्टैंडर्ड डिडक्शन, ये सब नहीं मिलता। ये सब सिर्फ ये सब मिलता है, सिर्फ ये सब मिलता है और कुछ डिडक्शन नहीं मिलता। ठीक है, बेसिकली क्लियर है। अच्छा, यहाँ पे बोला है कि सर्कमस्टेंसेस व्हेन रिटर्न ऑफ इनकम इज मैंडेटरी इफ 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 टोटल इनकम इज बिलो टैक्सेबल लिमिट। मतलब बोला है कि कब रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी हो जाता है, बताओ कब कब रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी हो जाता है। ये बहुत वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कब रिटर्न, कब इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना कंपलसरी हो जाता है आपके लिए, मैंडेटरी हो जाता है आपके लिए। देखिए अगर आपका, अगर आपका करेंट अकाउंट में 1 साल के अंदर अंदर 1 करोड़ जमा हुआ है, फिर भाई आप कंपलसरी रिटर्न तो फाइल कराओगे।
अगर आपका करंट अकाउंट में मान लीजिए, अगर आपका एक या एक से अन्य भी, अगर आपका करंट अकाउंट्स में 1 करोड़ से ज्यादा एक फाइनेंशियल ईयर में अगर मान लीजिए जमा कर दे कोई, तो आपको कंपलसरली आईटीआर तो फाइल करना पड़ेगा, कंपलसरली आईटीआर फाइल करना पड़ेगा, ठीक है। फिर दूसरा, इफ द असेसी हैज इनकर्ड एक्सपेंडिचर ऑफ 2 लाख और मोर, अगर आप फॉरेन ट्रैवल किए हो 2 लाख या फिर ज्यादा, अगर आप फॉरेन ट्रैवल किए हो एक साल में 2 लाख या 2 लाख से ज्यादा, अगर आप फॉरेन ट्रैवल किए हो 2 लाख या 2 लाख से ज्यादा, तो उस केस में आपको आईटीआर फाइल करना पड़ेगा, मैंडेटरी बन जाता है अगर आप फॉरेन ट्रैवल किए हो, ठीक है। फिर अगर मान लीजिए आपका इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस एक साल के अंदर, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस मतलब बिजली का खर्चा, मैं अभी ट्यूशन पढ़ा रहा हूँ, मेरा बिजली का खर्चा एक साल के अंदर अंदर मान लो 1 लाख से ज्यादा है, तो इनकम टैक्स वाला को शक होगा ना कि ये हौला 1 लाख से ज्यादा क्या करता है कि 1 लाख इसका बिजली आता है। मान लो कि एक साल के अंदर अंदर मेरा बिजली का एक्सपेंसेस, इलेक्ट्रिसिटी का एक्सपेंसेस 1 लाख से ज्यादा है, तो उस केस में मेरे को भैया आईटीआर भरना पड़ेगा, इनकम टैक्स रिटर्न भरना पड़ेगा मेरे को, अगर 1 लाख से ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन है तो, ठीक है। फिर ओनरशिप ऑफ फॉरेन असेट्स और इनकम, इफ द असेसी होल्ड फॉरेन असेट्स हैज फॉरेन इनकम, अगर मान लो कि असेसी का फॉरेन इनकम भी है, फॉरेन इनकम भी आ रहा है, फॉरेन असेट्स भी वो होल्ड करता है, तो भैया आईटीआर उसको भरना पड़ेगा, आईटीआर उसको भरना पड़ता है। फिर क्लेमिंग रिफंड, if the assessee wants to claim a refund of TDS और excess tax paid, अगर मान लो कि टीडीएस वीडीएस लेना चाहता है, अगर आप टीडीएस का रिफंड लेना चाहते हो, अगर आप टीडीएस का रिफंड लेना चाहते हो तो आईटीआर भरना जरूरी है। अगर आप अपना टीडीएस का रिफंड लेना चाहते हो तो आईटीआर भरना जरूरी है, ठीक है। अब ये सब मत पढ़ना, 5 पढ़ लेना, हो गया। अच्छा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, व्हाट इज रिटर्न ऑफ इनकम, रिटर्न ऑफ इनकम क्या है, व्हाट इज रिटर्न ऑफ इनकम एंड व्हेन इट्स बिकम मैंडेटरी, रिटर्न ऑफ इनकम क्या है और कब ये जरूरी बन जाता है, कब ये जरूरी बन जाता है, देखिए। A return of income is a formal statement filed by an assessee with the income tax department declaring total income tax liability deduction claimed and a tax paid during the financial year. Return of income एक financial statement है जो एक assessee भरता है, assessee मतलब जो टैक्स भरने वाला रहता है, एक assessee भरता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कि भाई देख, ये मेरा टोटल इनकम है, ये मेरा टैक्स लाइबिलिटी है, ये मेरा डिडक्शन है, मैं दिखा रहा हूं, मैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को दिखा रहा हूं कि भाई देख इस साल मैंने इतना कमाया है, इस साल मेरा इतना टैक्स लाइबिलिटी है, इस साल मेरा इतना डिडक्शन है, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं रिटर्न ऑफ इनकम। ए रिटर्न ऑफ इनकम इज ए फॉर्मल स्टेटमेंट फाइल्ड बाय एन असेसी विद द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट डिक्लेयरिंग टोटल इनकम, ठीक है, कि मेरा टोटल इनकम क्या है, मेरा टैक्स लाइबिलिटी क्या है, मेरा डिडक्शन क्या है, सब कुछ मैं दिखा रहा हूँ, okay? अच्छा, मैंडेटरी फाइलिंग कब कब हो जाता है, मैंडेटरी फाइलिंग तब हो जाता है जब आप बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट को क्रॉस कर लो, जब आप 2.5 लाख से ज्यादा कमा रहे हो, सुनो, जब आप 2.5 लाख से ज्यादा कमा रहे हो, ज्यादा कमा रहे हो, फिर आपको भैया आईटीआर तो भरना पड़ेगा, मतलब भरना पड़ेगा। फॉर इंडिविजुअल, फॉर इंडिविजुअल, एक इंडिविजुअल के लिए जो कि 60 साल से कम है, उसको अगर मान लो कि 2.5 लाख से ज्यादा इनकम हो रहा है, फिर उसको आईटीआर भरना पड़ेगा। फॉर सीनियर सिटीजन, अगर 60 साल से ज्यादा है, तो अगर 3 लाख से ज्यादा इनकम हो रहा है तो उसको आईटीआर भरना पड़ेगा। सुपर सीनियर सिटीजन, अगर 80 साल से ज्यादा है, तो 5 लाख से अगर ज्यादा है उसका इनकम, तो आईटीआर भरना कंपलसरी बन जाता है, कंपलसरी बन जाता है, ठीक है। अच्छा सुनो, एक कंपनी को चाहे 1 रुपया मुनाफा हो, चाहे 100 रुपया मुनाफा हो, चाहे 100 लाख, 100 करोड़, उसको भरना पड़ेगा आईटीआर, ठीक है। उसको इनकम टैक्स रिटर्न भरना पड़ेगा। एक 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 कंपनी को, सुनो, एक कंपनी को रिटर्न फाइल करना ही पड़ता है। ये मतलब नहीं है कि 1 रुपया का इनकम हुआ है या 2 रुपया का इनकम हुआ है, रिटर्न फाइल करना पड़ेगा, मतलब करना पड़ेगा, ठीक है। लॉस कैरी फॉरवर्ड, सो टू कैरी फॉरवर्ड लॉसेस अंडर एनी हेड, कैपिटल गेन बिजनेसेस रिटर्न मस्ट बी फाइल विद इन द ड्यू डेट, ठीक है। अगर आप लॉसेस को कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हो, सेट ऑफ को अगर आप कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हो, तो ड्यू डेट के अंदर अंदर रिटर्न भर दो, ड्यू डेट के अंदर अंदर रिटर्न भर दो। अगर आप अगर आप टीडीएस का क्लेम लेना चाहते हो, अगर आप रिफंड क्लेम करना चाहते हो, तो रिटर्न फाइलिंग इज मैंडेटरी। अगर आप टीडीएस का क्लेम लेना चाहते हो, टीडीएस का रिफंड लेना चाहते हो, तो रिटर्न फाइलिंग इज मैंडेटरी। अगर आपके फॉरेन असेट्स है तो रिटर्न फाइलिंग इज मैंडेटरी।
अगर आप फॉरेन इनकम कमाते हो या आपके फॉरेन असेट्स है तो रिटर्न फाइलिंग इज मैंडेटरी, ठीक है। अगर आपके कोई ट्रस्ट से या पॉलिटिकल पार्टी से या इंस्टीट्यूशन से इनकम्स आता है तो आईटीआर तो आपको भरना पड़ेगा, उस केस में आपका आईटीआर भरना पड़ेगा। तो ये बेसिकली क्या है, मैंडेटरी फाइलिंग। कब कब आप लोग को रिटर्न फाइलिंग करना जरूरी हो जाता है, रिटर्न फाइलिंग करना जरूरी हो जाता है, ठीक है, क्लियर है, ठीक है। एक इंडिविजुअल को सुनिए, अब ड्यू डेट के बारे में बात करते हैं, ड्यू डेट के बारे में। एक इंडिविजुअल को 31 जुलाई तक नॉर्मली भरना पड़ता है, ठीक है। अब कभी कभी सरकार डेट एक्सटेंड कर देती है, वो बात अलग है, वो तो चलता है। अब सरकार डेट एक्सटेंड कर देती है, वो चलता है, लेकिन बेसिक ड्यू डेट्स यही है कि एक इंडिविजुअल को 31 जुलाई तक आईटीआर रिटर्न विटर्न भरना पड़ता है। एक कंपनी को 31 अक्टूबर तक, एक कंपनी या एक पार्टनरशिप को 31 अक्टूबर तक रिटर्न फाइल करना पड़ता है। एक ट्रांसफर क्राइसिस, ये केसेस को यहाँ पे ये 30 नवंबर तक रिटर्न फाइल करना पड़ता है, 30 नवंबर तक रिटर्न फाइल करना पड़ता है, ठीक है, ठीक है। तो आईटीआर 1 क्या होता है, आईटीआर आईटीआर 2 क्या होता है, इसको रीड कर लीजिएगा। तो आईटीआर क्या है, इनकम टैक्स रिटर्न इज अ फॉर्मल स्टेटमेंट फाइल्ड बाय द टैक्स पेयर विद द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। मतलब एक नॉर्मल टैक्स पेयर जो भरता है, एक नॉर्मल टैक्स पेयर अपना इनकम दिखा रहा है कि ये देख मेरा इनकम है, ये देख मेरा डिडक्शन है, ये देख मैंने इतना टैक्स पे किया है। किसको मैं दिखा रहा हूँ, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को। मैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को एक फॉर्मल स्टेटमेंट में लिख के बताता हूं कि ये देख मैंने इतना इनकम कमाया है, ये देख मैंने इतना डिडक्शन क्लेम किया है, इतना टैक्स भरा है, उसको बोलते हैं आईटीआर, ठीक है। मैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को बता रहा हूं कि अभिषेक झा का इनकम इतना है, अभिषेक झा इतना टैक्स भरा है, अभिषेक झा को डिडक्शन इतना मिला है, अपने बारे में बता रहा हूं, सीधा सा बात है, ठीक है। अब आईटीआर 2 क्या होता है, वो मैं एक काम करूंगा, लास्ट में एक समरी है उससे मैं पढ़ा दूंगा, आईटीआर 1 2 3 4, ठीक है। अब देखिए, अब चार्ट टू टाइप के फॉर्म रहते हैं, ठीक है, चार्ट टू टाइप के। अगर आपको आईटीआर 1 2 इनमें से कुछ पूछा ना, तो आप लोग क्या कीजिएगा ना, आप लोग सबसे पहले इनकम टैक्स रिटर्न के बारे में लिखिएगा, यही तो है। सबसे पहले आईटीआर के बारे में लिखिएगा, आईटीआर के बारे में, उसके बाद शुरू कीजिएगा, ठीक है। तो आईटीआर में क्या होता है, चार फॉर्म होता है, चार फॉर्म। एक होता है आईटीआर 1, एक होता है आईटीआर 2, एक होता है आईटीआर 3, एक होता है आईटीआर 4। तो चार तो फॉर्म रहता है, आईटीआर 1 2 3 4, आईटीआर 1 2 3 4, ठीक है। बात करते हैं पैन नंबर का। अब पैन नंबर का मतलब क्या होता है, ये पैन नंबर का मतलब होता है परमानेंट अकाउंट नंबर। आपके पास पैन कार्ड है ना, पैन कार्ड। अब पैन कार्ड ही एक टैक्स पेयर की पहचान है, एक असेसी की पहचान है, एक असेसी की पहचान है। तो पैन कार्ड क्या है, अब पैन कार्ड से ही पता चलता है कि भैया आप इंडियन सिटीजन हो या नहीं हो, आप टैक्स भरते हो कि नहीं हो, ठीक है। एक टैक्स पेयर की पहचान उसकी पैन, एक आम आदमी का पहचान जैसे उसके आधार, ऐसे ही एक टैक्स पेयर की पहचान अब पैन है। तो पैन का मतलब क्या होता है, फुल फॉर्म लिख दीजिएगा। सो पैन स्टैंड फॉर परमानेंट अकाउंट नंबर। अब पैन का मतलब क्या हो गया, परमानेंट अकाउंट नंबर। इट इज ए 10 कैरेक्टर अल्फा न्यूमेरिक कोड। इसमें आप देखिएगा पैन कार्ड में ना, वो 10 डिजिट रहेगा, एक तो 10 डिजिट, ठीक है। अब 10 अलग अलग अक्षर से लिखा रहेगा, ठीक है। अब पैन कार्ड का जो नंबर रहता है वो अल्फा न्यूमेरिक रहता है, मतलब अल्फाबेटिक भी रहता है और न्यूमेरिकल्स में भी लिखा रहता है, नंबर्स में भी लिखा रहता है, ठीक है। इसको इशू कौन करता है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। अब ये पैन कार्ड को इशू कौन करता है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। पैन मतलब भैया परमानेंट अकाउंट नंबर। इट इज ए 10 कैरेक्टर अल्फा न्यूमेरिक कोड इशूड बाय द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अंडर सेक्शन 139A, ठीक है। तो पैन क्या है, पैन एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर है, एक टैक्स पेयर के लिए यूज टू ट्रैक फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस एंड टैक्स पेमेंट। ये सब पढ़ लीजिएगा आप लोग कि फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन या टैक्स पेमेंट, इस बंदे ने टैक्स पे किया कि नहीं किया, इस बंदे का क्या रिकॉर्ड है, ये बंदा जो इतना कमा रहा है वो टैक्स ये पे कर भी रहा है कि नहीं पे कर रहा है, इसके लिए हम लोग करते हैं, ठीक है। तो बेसिकली आप सबके पास पैन कार्ड होगा अगर आप 18+ होंगे, ठीक है। अगर आप कमा रहे होगे, अगर आप इनकम होगा आपका, तो वो लोग ट्रैक करता है, कौन, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। तो पैन इज ए परमानेंट अकाउंट नंबर, इट इज ए 10 कैरेक्टर अल्फा न्यूमेरिक कोड इशूड बाय द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बेसिकली अंडर सेक्शन 139A। और पैन क्या है, एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर है टैक्स पेयर के लिए कि टैक्स पेयर ने टैक्स भरा कि नहीं भरा, आपने टैक्स भरा कि नहीं भरा, अभिषेक झा ने टैक्स भरा कि नहीं भरा, किसने रिटर्न फाइलिंग किया कि नहीं किया, सब कुछ रिकॉर्ड उनको आ जाता है, ठीक है। फिर बात करते हैं टैन। अब
अब भैया पैन का मतलब क्या होता है? पैन का मतलब होता है परमानेंट अकाउंट नंबर। अब टैन का मतलब क्या होता है? अब टैन का मतलब है टैक्स डिडक्शन एंड कलेक्शन अकाउंट नंबर। जो लोग जो लोग एक बॉस लोग हैं, मान लीजिए कि मैं बॉस हूं, अगर मैं चाहता हूं अपना एम्प्लॉय का मैं टीडीएस काटूं, टीडीएस, मैं चाहता हूं कि मैं सागर का, अभिरूप का, जो लोग भी मेरा एम्प्लॉय है उनका मैं टीडीएस काटूं सोच रहा हूं। तो टीडीएस काटने के लिए ना मेरे को एक नंबर लेना पड़ेगा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से। ऐसे ही नहीं मैं टीडीएस काट सकता हूं। मेरे को टीडीएस काटने के लिए, मेरे को टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स काटने के लिए एक नंबर लेना पड़ेगा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से, टैन। मेरे को नंबर लेना पड़ेगा टैन, ठीक है। तो टैन का मतलब, अब अब टैन का मतलब होता है भैया ये टैक्स डिडक्शन एंड कलेक्शन अकाउंट नंबर, ठीक है। कि मेरे पास ये परमिशन है कि मैं टीडीएस काट सकता हूं। मेरे पास ये परमिशन है कि मैं अपने एम्प्लॉय का टीडीएस काट सकता हूं। बेसिकली टैन का मतलब क्या होता है? मेरे पास ये परमिशन है कि मैं अपने एम्प्लॉय का टीडीएस काट सकता हूं। तो टैन रेफर्स टू द टैक्स डिडक्शन एंड कलेक्शन अकाउंट नंबर। इट इज a 10-digit अल्फा न्यूमेरिक नंबर इशूड अंडर सेक्शन ये 203A, ठीक है। इसको कौन इशू करता है? इसको इनकम टैक्स वाला इशू करता है और सेक्शन 203A के अंडर इशू करता है। जैसे एक पैन होता है वैसे ही टैन होता है। अब टैन एक कंपनी की पहचान है कि भाई तू टीडीएस काट रहा है, उसका कुछ पहचान दे, उसका कुछ पहचान दे। सो टैन इज रिक्वायर्ड बाय एंटिटीज दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिडक्टिंग एंड कलेक्टिंग टैक्स एट सोर्स सच एज एम्प्लॉइज, बैंक, कंपनीज एक्सेट्रा, ठीक है। पढ़ लीजिएगा इसको भी। तो टैन क्या है? टैन एक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इशू करता है टैन उस कंपनीज के ऊपर जो कंपनीज टीडीएस काटती है अपने एम्प्लॉइज का। वो कंपनीज या वो ऑर्गेनाइजेशन या वो बैंक्स या वो एम्प्लॉयज के ऊपर जो टीडीएस काटती है। मान लो कि मैं अपने एम्प्लॉयज के ऊपर अपना टीडीएस काटूं, तो टीडीएस अगर मैं काटना चाहूं तो मेरे को टैन नंबर लेना पड़ेगा। किससे? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ले अब टैन इशू करेगा, टैन, ठीक है। क्लियर है? फिर बात करते हैं सेल्फ असेसमेंट। जब आप अपना टैक्स का कैलकुलेशन खुद करते हो उसको दोस्तों बोलते हैं सेल्फ असेसमेंट। मैंने अपना टैक्स का कैलकुलेशन खुद किया कि मेरा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है 5 लाख। मेरा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस है मान लो 50,000। मेरा पीजीबीपी, मैं तो यहाँ पे प्रोफेशन करता हूँ, वो है मेरा 10 लाख। ऐसे मैंने कैलकुलेट किया, मान लो ऐसे मैंने कैलकुलेट किया, तो मैं सेल्फ असेसमेंट मतलब मैं खुद कैलकुलेट कर रहा हूँ। सेल्फ असेसमेंट रेफर्स टू द प्रोसेस वेयर द असेसी कैलकुलेट्स हिज ओन टैक्स। मैं अपना टैक्स लाइबिलिटी खुद कैलकुलेट कर रहा हूँ और ये डिक्लेयर कर रहा हूँ कि भाई सुन, मैं टैक्स भर रहा हूँ। हर साल जो आपके पापा चाचा सब जो टैक्स भरते हैं तो वो लोग क्या करते हैं? सेल्फ असेसमेंट, पहले खुद से जाके टैक्स भरते हैं। खुद से जाके पहले टैक्स भरते हैं। तो टैक्स किस किस इनकम पे भरा जाता है भैया? टैक्स ऑन ये टोटल इनकम। अगर कोई इंटरेस्ट है तो उसको हम लोग क्या करते हैं? उसको हम लोग ऐड कर देते हैं। फीस अगर कुछ रहेगा तो उसको हम लोग क्या करते हैं? उसको हम लोग ऐड कर देते हैं, ठीक है। अगर कुछ फाइन्स वाइन्स है तो उसको हम लोग खुद देते हैं। तो सेल्फ असेसमेंट का मतलब है कि आप खुद का टैक्स खुद दे रहे हो, खुद कैलकुलेट करके दे रहे हो। इतना आप रिस्पॉन्सिबल हो कि आप टैक्स को खुद कैलकुलेट करके इनकम टैक्स वालों को जमा दे रहे हो, ठीक है। क्लियर है? फिर समरी असेसमेंट। समरी असेसमेंट एक प्रिलिमिनरी चेक है। समरी असेसमेंट इज ए प्रिलिमिनरी चेक। ये कंडक्टेड बाय द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पहले पहले चेक करता है कि कोई कैलकुलेशन एरर तो नहीं हो गया है, इससे कोई रिफंड ड्यू तो नहीं है। सबसे पहले पहले चेक करेगा, सबसे पहले पहले चेक करेगा, उतना बारीकी से चेक नहीं करेगा। जब आप रिटर्न विटर्न भरते हो ना, जब आप अपना 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 वो टैक्स वैक्स भरते हो, तो समरी असेसमेंट का मतलब है, समरी असेसमेंट को सेक्शन 143 क्लॉज 1 में डिफाइन किया गया है। समरी असेसमेंट का मतलब है कि इनकम टैक्स वाला ऊपर ऊपर से चेक करेगा कि सब कुछ ठीक ठीक भरा है, तो ये कोई 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 अरिथमेटिकल एरर्स तो नहीं है या कोई इनकरेक्ट क्लेम्स तो नहीं है, सब कुछ ठीक ठीक भरा है टैक्स, क्या उसका कुछ रिफंड विफंड बनता है, सब कुछ चेक करेगा, ठीक है। तो summary assessment is a preliminary check conducted by the income tax department under section 143(1). It is done without calling the assessee for inquiry or hearing। मतलब assessee को बुलाना बुलाना नहीं पड़ता, ठीक है। चेक करता है कि अरिथमेटिकल एरर तो नहीं है, इनकरेक्ट क्लेम्स तो नहीं है, इनकम एज पर रिटर्न तो है, क्या कोई रिफंड विफंड तो ड्यू नहीं है, सब कुछ चेक करता है। तो वो बेटा एआई चेक कर लेता है। आजकल तो एआई चेक कर लेता है। आजकल तो समरी असेसमेंट जो है ना वो एआई कर लेता है। एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही कर लेता है इन लोगों का, ठीक है। फिर होता है बेटा बेस्ट जजमेंट असेसमेंट।
यानी तूने जो घोटाला किया है उसका पर्दाफाश होगा। इनकम टैक्स वाला बोलता है कि तूने जो घोटाला किया है उसका पर्दाफाश असेसिंग ऑफिसर करेगा, असेसिंग ऑफिसर। तो बेस्ट जजमेंट असेसमेंट मतलब भैया अगर आप टैक्स नहीं दिए हो, अगर आप टैक्स की चोरी किए हो, अगर आप जीएसटी की चोरी किए हो, तो बेस्ट जजमेंट असेसमेंट में क्या होगा कि असेसिंग ऑफिसर आपको पकड़ेगा, आपको धरेगा, ऐसे करके धरेगा। तो बेस्ट बेस्ट जजमेंट असेसमेंट मतलब एक असेसिंग ऑफिसर अपॉइंट होगा जब आप रिटर्न्स नहीं फाइल करते हो, जब आप नोटिसेस का जवाब नहीं देते हो, जब आप वो डॉक्यूमेंट से इंफॉर्मेशन नहीं देते हो, तो एक इनकम टैक्स वाला की तरफ से धमकी आती है, नोटिस, कि आप पर एक डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जाएगा। ठीक है, तो उसको बोलते हैं बेस्ट जजमेंट असेसमेंट। बेस्ट जजमेंट असेसमेंट मतलब अगर तूने रिटर्न नहीं भरा है, ठीक है, अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भरते हो, अगर इनकम टैक्स वाला नोटिस भेज रहा है, नोटिस पे नोटिस भेजे जा रहा है, लेकिन उसका जवाब आप नहीं देते हो, अगर आप अपना रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स, जो जो डॉक्यूमेंट्स दिखाने के लिए बोला है, मान लो कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स दिखाने के लिए बोला है, मान लो कंपनी का रजिस्ट्रेशन फॉर्म दिखाने के लिए बोला है, वो सब आप नहीं दिखाते हो, तब आप भैया स्ट्रिक्ट एक्शन लेगा। इन सच केसेस द ऑफिसर मेक्स एन असेसमेंट बेस्ड ऑन द अवेलेबल मटेरियल एंड एविडेंस। जो एविडेंस रहेगा, जो मटेरियल रहेगा, उस पे स्ट्रिक्ट एक्शन लेगा, स्ट्रिक्ट एक्शन, पूरा स्ट्रिक्ट एक्शन लेगा उस पे, ठीक है, और उसकी वॉट लगा देगा, उसकी वॉट लगाएगा। ठीक है, तो बेस्ट जजमेंट असेसमेंट का मतलब क्या है? बेस्ट जजमेंट असेसमेंट मतलब असेसिंग ऑफिसर आएगा और तुमसे पूछेगा कि भैया तू टैक्स क्यों नहीं भरा था रे, नोटिस का जवाब क्यों नहीं दे रहा था, डॉक्यूमेंट्स क्यों नहीं दिया, अब देख, अब देख तू मैं क्या करता हूं, अब तुझ पे 5 लाख का पेनल्टी लगाऊंगा, 5 लाख का, अब तू जेल में जाएगा, ऐसे करके जो बोलता है ना उसको बोलते हैं बेस्ट जजमेंट असेसमेंट। ठीक है, क्लियर है? फिर एडवांस टैक्स। एडवांस टैक्स मतलब ऑलरेडी समझा चुके, एडवांस में टैक्स पे करना, ऑलरेडी समझा चुके, ऑलरेडी एडवांस टैक्स चैप्टर में समझा चुके। एडवांस टैक्स रेफर्स टू द पेमेंट ऑफ द इनकम टैक्स बिफोर द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। मतलब पहले ही फाइनेंशियल ईयर के खत्म होने के पहले ही मैं टैक्स भर दे रहा हूं, मैं धीरे धीरे इंस्टॉलमेंट पे टैक्स भर रहा हूं, उसको क्या बोलते हैं? एडवांस टैक्स। मतलब टैक्स को एडवांस में भरना, कि मैं उतना लमसम नहीं भर पाऊंगा लास्ट में, मैं धीरे 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 भरना चाहता हूं टैक्स। ठीक है, क्लियर? 1 मिनट यार, फोन आया, बहुत फोन आता है, फोन को काटना पड़ेगा, कुछ कर नहीं सकते। ठीक है, तो एडवांस टैक्स रेफर्स टू द पेमेंट ऑफ द इनकम टैक्स बिफोर द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इंस्टेड ऑफ पेमेंट इट्स ए लमसम आफ्टर द ईयर एंड। ठीक है, तो यहाँ पे हु इज लायबल टू पे, जिसका टैक्स लाइबिलिटी 10,000 या 10,000 से ज्यादा हो। एडवांस टैक्स वही पेबल के मतलब वही पेमेंट के लिए लायबल है जिसका टैक्स लाइबिलिटी 10,000 या 10,000 से ज्यादा है। ठीक है, एडवांस टैक्स इज पेड इन इंस्टॉलमेंट एज पर द प्रेस्क्राइब्ड ड्यू डेट्स एंड अप्लाइज टू बिजनेस इनकम, प्रोफेशनल इनकम, कैपिटल गेन्स एंड इंटरेस्ट इनकम। ठीक है, ये सब में अप्लाई करता है। अच्छा, एडवांस टैक्स का यहाँ पे 4 इंस्टॉलमेंट होता है, वो 4 इंस्टॉलमेंट भी यहाँ पे लिख दीजिएगा, 4 इंस्टॉलमेंट भी लिख दीजिएगा। सबसे पहले होता है भैया 15 जून। अब 15 जून तक आपको 15% ऑफ द टोटल टैक्स लाइबिलिटी क्लियर करना है। फिर 15 सितंबर, फिर 40%, 45% क्यूमुलेटिव, 45% तक आपका क्लियर हो जाना चाहिए। फिर 15 दिसंबर, 75% तक आपका क्लियर हो जाना चाहिए। फिर 15 मार्च, 100% ऑफ द टोटल टैक्स लाइबिलिटी आपका क्लियर हो जाना चाहिए, 100% आपका टोटल टैक्स लाइबिलिटी क्लियर हो जाना चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं प्रोविजन रिगार्डिंग टीडीएस फ्रॉम सैलरी। अब टीडीएस के बारे में बात करते हैं। सेक्शन 192 बोलता है कि जब आप सैलरी कमाते हो, मान लो कि कोई बॉस है, कोई बॉस है, कोई बॉस के अंदर आप काम कर रहे हो, तो बॉस क्या करता है, हर महीना का सैलरी जो देता है ना, तो वो वहां पे वो टीडीएस काट के देता है। बॉस क्या करता है कि हर महीना का जो सैलरी देता है ना, वहां पे वो टीडीएस काट के देता है। ठीक है, मतलब टैक्स ऑलरेडी कट के देता है। मतलब मान लीजिए आपका 1 साल का टैक्स है 1 लाख, तो बॉस क्या करेगा, डिवाइड बाय 12 कर देगा और हर महीना लेते रहेगा, हर महीने काटते रहेगा आपका सैलरी से। 1 लाख डिवाइड बाय 12 कर देगा और हर महीने मतलब 8,333 करके हर महीने वो काटते रहेगा, काटते रहेगा, काटते रहेगा। ठीक है, तो बेसिकली वही है कि टीडीएस क्या है, कि टीडीएस आपका सैलरी इनकम से हर महीने कटता रहता है, कटता रहता है, कटता रहता है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बोला है टीडीएस इज, अच्छा, ये टीडीएस इज डिडक्टेड बाय द एम्प्लॉयर एट द टाइम ऑफ सैलरी पेमेंट।
ठीक है। अब टीडीएस काटता कौन है? मालिक काटता है। सैलरी पेमेंट हर महीना काटता है, हर महीना टीडीएस काटता है। ठीक है। रेट ऑफ डिडक्शन इज बेस्ड ऑन द इनकम टैक्स स्लैब रेट्स। इनकम टैक्स स्लैब रेट्स के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका आपका वो डिडक्शंस क्या क्या है। ठीक है। एम्प्लॉयर कंसिडर ऑल एलिजिबल डिडक्शंस एंड एग्जाम्पशन। एम्प्लॉयर सब डिडक्शन ले सकता है, एचआरए का ले सकता है, एलटीए का ले सकता है, एटीसी, एटीडी, एटीई, एटीजी, सारा डिडक्शंस आप ले सकते हो। ठीक है। फिर बोलता है टीडीएस इज डिपॉजिटेड मंथली एंड रिफ्लेक्टेड इन फॉर्म 16। तो फॉर्म 16 में दिखाना पड़ता है, फॉर्म 16 में टीडीएस का दिखाना पड़ता है। ठीक है। If PAN is not provided and TDS is deducted at a higher rate under section 206 AA। ठीक है। बोला है कि अगर पैन अगर नहीं प्रोवाइड किया, तुम अपना पैन अगर तुमने नहीं प्रोवाइड किया तो टीडीएस ज्यादा कटेगा, वो टीडीएस ज्यादा कटेगा, टीडीएस फिर ज्यादा कटेगा। ठीक है। 15 का देखिए, 15 का बोला प्रोविजन रिगार्डिंग इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज। अगर आप शेयर मार्केट में पैसा लगाते हो, सुनिए, शेयर मार्केट में पैसा लगाते हो तो वहां पर भी टीडीएस कट जाता है, वहां पर भी टीडीएस कट जाता है। So section 193 deals with the TDS on interest earned from securities such as debentures, bond, government securities। अगर आप गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, डिबेंचर, बॉन्ड्स में कुछ पैसा लगाते हो ना, तो वहां पर भी टीडीएस कटता है। अगर आप शेयर मार्केट में, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में, बॉन्ड्स में, डिबेंचर्स में अगर आप पैसा लगाते हो तो वहां पर भी टीडीएस कटता है। तो टीडीएस इज एप्लीकेबल ऑन इंटरेस्ट पेड टू रेसिडेंट। रेट ऑफ टीडीएस इज 10% इफ पैन इज प्रोवाइडेड। अगर पैन प्रोवाइड किया, अगर पैन कार्ड प्रोवाइड किया तो भैया ये 10% के रेट से टैक्स कटेगा। अगर पैन नहीं प्रोवाइड किया, अगर पैन कार्ड नहीं प्रोवाइड किया तो 20% के रेट से टैक्स कटेगा। तुम्हारी ऑप्शन, तुम्हारी चॉइस है। रेट ऑफ टीडीएस इज ये 10% इफ पैन इज प्रोवाइडेड एंड 20% इफ पैन इज नॉट प्रोवाइडेड। अगर पैन कार्ड प्रोवाइड किया तो 10% के रेट से कटेगा, नहीं प्रोवाइड किया तो 20% के रेट से कटेगा। नो टीडीएस इफ इंटरेस्ट डज नॉट एक्सीड 5,000 इन ए फाइनेंशियल ईयर। अगर उसका जो इंटरेस्ट है, अगर उसका शेयर मार्केट का जो इंटरेस्ट है वो 5,000 से ज्यादा नहीं होता, मान लीजिए, अगर उसका जो वो जो इंटरेस्ट कमाता है, वो जो इंटरेस्ट कमाता है लिस्टेड सिक्योरिटी से, वो 5,000 से ज्यादा नहीं होता, तो उसके लिए उसको टीडीएस नहीं कटेगा, उसके लिए उसको टीडीएस नहीं कटेगा। एग्जाम्पशन है, नो टीडीएस ऑन इंटरेस्ट पेड टू बैंक, एलआईसी, यूटीआई। एलआईसी वेलआईसी करते हो, यूटीआई करते हो या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में पैसा लगाते हो तो भैया टीडीएस नहीं कटता है। ठीक है। एलआईसी करते हो या यूटीआई में या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में पैसा लगाते हो तो यहाँ पे टीडीएस नहीं कटेगा। बात करते हैं रिफंड क्या होता है। रिफंड, कभी कभी इनकम टैक्स वाला आपको रिफंड करता है बिकॉज आप ज्यादा टैक्स पे किए। अगर आप ज्यादा टैक्स पे कर दिए हो तो आपको बेटा रिफंड किया जाता है, आपको रिफंड किया जाता है। रिफंड रेफर्स टू द एक्सेस अमाउंट ऑफ टैक्स पेड बाय द असेसी ओवर द एक्चुअल टैक्स लायबिलिटी। मतलब मेरे को मान लो 1 लाख का टैक्स भरना था, मैंने 1.5 लाख का भर दिया, तो रिफंड रिफंड होगा, रिफंड करना करेगा। ठीक है। रिफंड रेफर्स टू द एक्सेस अमाउंट ऑफ टैक्स पेड बाय द असेसी फॉर द एक्चुअल टैक्स लायबिलिटी। कौन कौन क्लेम कर सकता है? क्लेम कौन कौन कर सकता है? एनी असेसी हु हैज पेड एडवांस टैक्स या सेल्फ असेसमेंट टैक्स या टीडीएस मोर देन एक्चुअली टैक्स लायबिलिटी। कोई भी असेसी, सुनिए, कोई भी असेसी अगर मान लीजिए एडवांस टैक्स पे किया है या सेल्फ असेसमेंट टैक्स पे किया है या टीडीएस पे किया है तो उसको क्या मिलता है? उसको रिफंड मिल सकता है, उसको रिफंड मिल सकता है। अगर मान लो जो ज्यादा आप पे कर दिए, ये सब एडवांस टैक्स, सेल्फ असेसमेंट टैक्स या टीडीएस आप ज्यादा पे कर दिए तो आपको रिफंड मिलेगा। रिफंड इज क्लेम्ड बाय फाइलिंग द इनकम टैक्स रिटर्न विद इन द प्रेस्क्राइब टाइम। ठीक है। रिफंड तभी मिलेगा जब इनकम टैक्स रिटर्न आप आप ड्यू डेट के अंदर अंदर भर रहे हो, ड्यू डेट के अंदर अंदर भर रहे हो तभी रिफंड मिलेगा, वरना नहीं। एंड द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट प्रोसेसेस द रिटर्न एंड इशूज द रिफंड टू द एसएससी's बैंक अकाउंट। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट क्या करता है, वो जो रिफंड है ना वो एसएससी का बैंक अकाउंट में डाल देता है। अगर कुछ रिफंड रिफंड हुआ तो एसएससी का बैंक अकाउंट में डाल देता है। रिफंड स्टेटस कैन बी ट्रैक ऑनलाइन थ्रू द इनकम टैक्स पोर्टल। इनकम टैक्स पोर्टल से आप ऑनलाइन ट्रैक कर सकते हो कि आपको रिफंड मिलेगा, नहीं मिलेगा, कब मिलेगा, आप सब देख सकते हो। अच्छा, ITR 1 क्या होता है, ITR 2 क्या होता है, ITR 3 क्या होता है, ITR 4 क्या होता है, जरा जरा आप लोग देखिए। अगर कोई रेसिडेंट इंडिविजुअल, अगर कोई रेसिडेंट इंडिविजुअल अगर 50 लाख से कम का इनकम कमा रहा है तो उसका जो टैक्स बढ़ेगा ना वो ITR 1 फॉर्म में बढ़ेगा। ठीक है। अगर कोई ऐसा है कि रेसिडेंट इंडिविजुअल है, 50 लाख से कम का इनकम कमा रहा है, तो उसका जो टैक्स बढ़ाएगा ना वो ITR 1 में बढ़ाएगा। अब कब बढ़ाएगा? जब आप सैलरी या जब आप हाउस हाउस प्रॉपर्टी ओन करते हो, जब आपका एग्रीकल्चरल इनकम है, जब अदर अदर सोर्सेस का इनकम है, तब जाके आपका ITR 1
फॉर्म में बढ़ेगा, ठीक है। सैलरी इनकम है, हाउस प्रॉपर्टी इनकम है, एग्रीकल्चरल इनकम है लेस देन 5,000 या अदर सोर्सेस का इनकम है, तब वो आप आईटीआर 1 फॉर्म भरते हो। आईटीआर 2 कब भरते हो? जब 50 लाख से ज्यादा का इनकम है। अगर आपका 50 लाख से ज्यादा का इनकम है, पूरा साल में 50 लाख से ज्यादा का इनकम है, सैलरी में या मोर देन वन हाउस प्रॉपर्टी में, एग्रीकल्चरल इनकम में, अदर सोर्सेस में या फॉरेन एसेट्स में, ठीक है। अगर 50 लाख से ज्यादा इनकम कमा रहे हो तो आईटीआर 2, 50 लाख से ज्यादा इनकम कमा रहे हो तो आईटीआर 2। आईटीआर 3 कब भरना है? अगर आप बिजनेस करो या प्रोफेशन करो, जैसे अभिषेक झा क्लासेस, अभिषेक झा क्लासेस। अगर आप मान लो बिजनेस या प्रोफेशन कर रहे हो, या अगर आप पार्टनरशिप फर्म कर रहे हो, या ऑल सोर्सेस ऑफ इनकम इंक्लूडिंग स्पेक्युलेटिव बिजनेस, ठीक है, मैं आईटीआर 3 भरता हूँ, ठीक है। और देखिए, आईटीआर फॉर्म, आईटीआर 4 फॉर्म कौन भरता है? आईटीआर 4 फॉर्म वो भरता है जिसका इनकम जो है वो 50 लाख से ऊपर है, जिसका इनकम 50 लाख से ऊपर है, जो बिजनेस करता है या जो जो प्रोफेशन करता है जिसका इनकम 50 लाख से ऊपर है, ठीक है। और वन हाउस प्रॉपर्टी है या अदर 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 सोर्सेस का इनकम है, तो लोग आईटीआर 4 भरता है, आईटीआर 4 भरता है। स्क्रूटिनी असेसमेंट क्या होता है भैया? स्क्रूटिनी असेसमेंट किसको बोलते हैं? स्क्रूटिनी असेसमेंट, स्क्रूटिनी असेसमेंट मतलब डिटेल्ड एग्जामिनेशन। इनकम टैक्स वाली तुम्हारी वाट लगाने वाली है, डिटेल्ड एग्जामिनेशन कर रही है कि तुम कहाँ कहाँ क्या क्या घपलाबाजी की हो, ठीक है। डिटेल्ड एग्जामिनेशन। फिर ड्यूरिंग द असेसमेंट द टैक्स ऑथोरिटीज चेक द ऑथेंटिसिटी एंड एक्यूरेसी ऑफ द वेरियस क्लेम्स डिडक्शंस अदर डिटेल, मतलब एकदम डिटेल में टैक्स ऑथोरिटीज, इनकम टैक्स वाला डिटेल में चेक कर रहा है तुम्हारा फाइल्स वाइल्स को, डिटेल में सब कुछ खदेड़ा जा रहा है, डिटेल में चेक किया जा रहा है, उसको बोलते हैं स्क्रूटिनी असेसमेंट, ठीक है। तो बेसिकली इतना आप थियरी पढ़ लीजिएगा तो 20 तो आ ही जाएगा 25 में, 20 तो आ ही जाएगा 25 में, ठीक है। 25 में 20 तो आ ही जाएगा। दोस्तों एक कमेंट जरूर कर देना, ठीक है। एक कमेंट जरूर बनता है, एक लाइक जरूर बनता है, एक शेयर जरूर बनता है। तो थियरी भी हमारा कंप्लीट हो गया गाइस, थैंक यू सो मच। पहले अपने आप के लिए भैया ताली बजाओ, बहुत मेहनत की हो आप, और साथ में हमारे लिए भी थोड़ा सा बजाओ, हम भी मेहनत किए हैं आप आपके साथ, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच। मिलते हैं अभी रात को 11 बजे, सुनो 11 PM हमारा जो है वो रिवीजन चलेगा, रिवीजन, क्यूएनए, क्यूएनए सेशन होगा, क्यूएनए सेशन, क्यूएनए सेशन में रिवीजन करेंगे हम लोग 11 PM, ठीक है। तो मिलते हैं अभी 11 PM में, 11 PM में आ जाना सब कोई, सब कोई लाइव आएगा 11 PM में, सब कोई लाइव आएगा, ईच एंड एवरीबडी लाइव, सब कोई लाइव आएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही।